अच्छा जी, अब चलते हैं फाइनेंस लीज पे। फाइनेंस लीज की ना बुक्स ऑफ लेसन में अकाउंटिंग समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो जरूरी है समझनी। डेफिनेशन क्या लें, टर्म्स क्या लें। चैप्टर में पेज 3 पे नंबर 2 नंबर 3 पढ़ लें। चैप्टर में पेज 3 के ऊपर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। नंबर 2 नंबर 3 पढ़ लें। थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है दोनों में। इंग्लिश के एतबार से इंसेप्शन का मतलब भी शुरू होता है, कमेंसमेंट का मतलब भी शुरू होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। नंबर 2 नंबर 3 पढ़ लें। जी छोटी छोटी सी थी यार 2 टर्म्स। अच्छा, पिछला सवाल जो भी किया उसमें 1 फेब को एग्रीमेंट हुआ था, वो इंसेप्शन है, और 1 मार्च से वो इफेक्टिव था, वो कमेंसमेंट है। यानी जब एग्रीमेंट हो रहा है वो इंसेप्शन ऑफ लीज है, और जब एसेट लेसी के हवाले हो जाएगा तो वो कमेंसमेंट ऑफ लीज है। अच्छा जी, नंबर 4 पढ़े। 2 सवालों से समझाता हूं। लीज नाम से क्या लेता है? लीज टर्म, लीज पीरियड, और हाँ एक बार और बता दो, खैर अभी ना पढ़े। एसेट, बचपन की बात पूछ रहा हूं, 16 यूजफुल लाइफ का अंदाजा क्यों लगाया जाता है? जब असल में एसेट बेचेंगे तो पता लग ही जाएगा कितने साल जिंदगी गुजार के गए। मतलब हमें क्या पड़ी है जानने की कि दादाजी की कितनी एज होगी, जब फौत होंगे तो पता लग जाएगा कितनी उम्र गुजार के गए। तो हाँ, क्योंकि हमने पहले ही साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है एसेट की, तो चूंकि पहले ही साल से करनी होती है तो हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि टोटल एंड कहां होगा। तो इसी तरह ना फाइनेंस लीज की जो भी अकाउंटिंग बताऊंगा वो हमने पहले साल से चलानी होती है, उसके लिए हमें टोटल पीरियड का अंदाजा लगाना पड़ता है। वो टोटल पीरियड कहलाता है लीज टर्म। तो उसमें अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है? जितना टाइम पीरियड है वही लीज टर्म है। सादी बात तो यही है। लेकिन अगर कुछ पीरियड ऑप्शंस पे डिपेंडेंट हो तो फिर अंदाजा कैसे लगाना है, आप नंबर 4 पढ़ लें। मैं आपको 2 सवालों से एक्सप्लेन करता हूं। ये लीज टर्म की अंग्रेजी पढ़ लें सारी, जैसी भी टूटी समझ आती है, फिर 2 सवालों से एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, पढ़ा? चलिए सवाल लिखें। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 years, 5 साल। However, lessee has an option. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 5 साल। However, lessee has an option to extend lease by 2 years. lessee has an option to extend lease by 2 साल। रिक्वायर्ड है लीज टर्म इफ, रिक्वायर्ड है लीज टर्म इफ के बाद पार्ट ए, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। इट इज रीजनेबली सर्टेन that lessee will exercise the option. B, it is reasonably certain that lessee will not exercise the option. C, there is uncertainty
अच्छा फिर बता रहा हूं, हमें ना शुरू में लगाना पड़ेगा अंदाजा, क्योंकि हमने पहले साल से ही अकाउंटिंग चलानी है, वरना असल में तो 5 साल बाद पता चल ही जाना है, लेकिन हमें लगाना है शुरू में अंदाजा। सी है देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। तो ए बी सी लीस्ट टर्म कितनी? जी नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है? 5। अब हमने 5 में +2 करना है या नहीं करना है? +2 करना है ओनली इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन। अच्छा इतना तो पता चल गया कि 2 को सिर्फ तब ऐड करना है सर्टेन, तो सी में तो ऐड नहीं करना क्योंकि अनसर्टेन है। अच्छा क्या सर्टेन है? कि वो एक्सटेंशन करवाएगा, तो सिनेरियो ए में सर्टेन है कि एक्सटेंशन करवाएगा, तो ए में 7 है, उसके बाद 5। देखें पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है उसमें प्लस, ये 2 साल सिर्फ तब प्लस करने हैं अगर इट इज रीजनेबली सर्टेन कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, ये बात सर्टेन सिर्फ सिनेरियो ए में है। बी में सर्टेन है कि नहीं होगी एक्सरसाइज, और सी में सर्टेनिटी ही नहीं है, तो हमने तो ऐड करना ही तब है जब सर्टेन हो, तो सी में तो है ही अनसर्टेनिटी, इसलिए सी में तो ऐड नहीं करना। और ए और बी में क्या देख रहे हैं? सर्टेनिटी है कि एक्सटेंशन होगी तो ऐड करना है, नहीं है तो नहीं करना। अगला लिखें, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 साल, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 years। However, lessee has an option. However, lessee has an option. Lessee has an option to terminate lease after 4 years. यानी लेसी चाहे तो 4 साल में भी बस कर सकता है। रिक्वायर्ड है लीज टर्म इफ, रिक्वायर्ड है लीज टर्म इफ, अच्छा इफ के बाद यही तीनों एबीसी रिपीट करने, सेम एबीसी। इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, बी इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, और सी देयर इज अनसर्टेनिटी। तीनों सेम रिपीट कर लें।
जी नॉन कैंसिलेबल कितना है? 4 है। नॉन कैंसिलेबल 4 है। 6 है लेकिन वो 4 में भी बस कर सकता है, तो 4 करेगा ही ना, तो 4 नॉन कैंसिलेबल है। कितने साल हैं जो ऑप्शन पे डिपेंडेंट है? 2। अब 4 तो है, या तो +2 होना है या नहीं होना है। तो +2 कब होना है? जब सर्टेन है। तो जब अनसर्टेनिटी है तो नहीं होना, तो इसमें तो 2 ऐड नहीं होना। अच्छा, कब ऐड होना है? जब सर्टेन हो के, किताब में देखना क्या लिखा हुआ है, जब टर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो सिनेरियो बी में सर्टेन है, तो यहां 2 ऐड करना। ये लीस्ट टर्म की डेफिनेशन फिर से पढ़ के देखें अंग्रेजी। एक्सटेंशन की ऑप्शन और टर्मिनेशन की ऑप्शन वर्डिंग का फर्क है। एक्सटेंशन वाला पीरियड तब ऐड करना है जब सर्टेन है कि वो एक्सटेंड करवाएगा, और टर्मिनेशन वाला पीरियड तब ऐड करना है जब सर्टेन है कि टर्मिनेट नहीं करवाएगा। अच्छा, इन दोनों के बारे में एक टिप बता रहा हूं, अगर काम की लगे तो ठीक है, अगर नहीं तो इग्नोर। इन दोनों के अंदर जो ऑप्शन वाला पीरियड है ना, वो सिर्फ तब ऐड होना है अगर सर्टेन है कि वो पीरियड यूज होना है। ये दोनों में कॉमन बात बता रहा हूं। ऑप्शन वाला पीरियड तब ऐड होगा अगर सर्टेन है कि वो पीरियड यूज होना है। देखें इसमें सिनेरियो ए क्या था, सवाल में सिनेरियो ए क्या था कि सर्टेन है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, मतलब सर्टेन है कि वो टर्मिनेट करवाएगा, तो वो ऊपर वाले 2 साल यूज करेगा? नहीं, तो नहीं ऐड किया। सर्टेन है कि वो टर्मिनेट नहीं करवाएगा, यानी सर्टेन है कि 2 साल यूज करेगा, इसलिए ऐड किया। और अनसर्टेन है तो बस अनसर्टेन है तो नहीं करेगा यूज। इन दोनों में कॉमन बात यह है कि जो ऑप्शन वाला पीरियड है वो सिर्फ तब काउंट होना है अगर सर्टेन है कि वो पीरियड यूज होना है। ऑप्शन वाला पीरियड सिर्फ तब काउंट होगा अगर सर्टेन है कि वो पीरियड यूज होना है। हाँ जी, लीस्ट हम ओके। अच्छा जी, अब आपने आना है पॉइंट 7 और 8। समझाता हूं। फाइनेंस लीज का देसी टोटका क्या बताया है? लेसर अपना खर्चा प्लस प्रॉफिट पूरा कर लेगा। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लेसी को? नहीं, हरगिज नहीं, एसेट लाजमी वापस करना पड़ेगा। अगर फाइनेंस लीज है तो लाजमी कंडीशन है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं। इसकी मिसाल समझ लीजिए, मिसाल लीज की नहीं है, बस एक पॉइंट समझा रहा हूं। लीज की मिसाल नहीं है जो दे रहा हूं, लेकिन पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है शीशे वाली, कितने की मिल जाती है? चलो जितने की, 40 रुपए की मिल गई, तो बोतल पीने के बाद साथ ले जाए, है वापस करनी पड़ेगी। क्यों वापस करनी पड़ेगी? है क्योंकि पैसे ड्रिंक के दिए, बोतल के नहीं दिए। अच्छा, प्लास्टिक वाली बोतल वो साथ ले जानी है, साथ ले जाएं। अगर वहीं डस्टबिन पड़ा है तो वहां फेंक दें। अच्छा, अब क्यों साथ ले जाएं? क्योंकि उसके पैसे दे दिए, और अगर हम फिर भी वहीं छोड़ जाएं तो उसे पैसे वापस मिलेंगे? नहीं, वो पैसे ही ऐसे रखे गए हैं कि रखनी है तो रख लें, छोड़नी है तो छोड़ जाएं। तो फाइनेंस लीज में ना लेसर पैसे पूरे कर लेगा तकरीबन सारे। जरूरी नहीं है कि एंड पे ओनरशिप भी ट्रांसफर हो। अगर उस एसेट से मेनली सारे बेनिफिट्स लेसी ही ले जाएगा तो लेसर ने उसी से पैसे पूरे करने हैं। अब बचा कुछ एसेट हो सकता है वापस, हो सकता है लेसर कबाड़िया भी हो, तो हो सकता है एग्रीमेंट के तहत एसेट वापस करना हो, इवन देन फाइनेंस लीज हो सकती है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में एसेट लाजमी वापस होगा। नींद आ रही है यार आपको? कंसोलिडेशन शुरू कर दूं? ऑपरेटिंग लीज में एसेट लाजमी वापस होगा। फाइनेंस लीज में हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा हो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, हो सकता है ना होनी हो। अच्छा, रेंटल कैलकुलेशन भी सिखाता हूं, उससे पहले रफ सी एक बात बता रहा हूं। लेसर ने एसेट खरीदा, आज बैंक ने आज मार्केट से 50 लाख की गाड़ी खरीदी और उसने वो लीज पे दे दी, और एग्रीमेंट के तहत ओनरशिप एंड पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो बैंक कितने पैसे पूरे करेगा? 50 लाख प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। अगर ये कोई लीजिंग कंपनी होती और एग्रीमेंट में लिखा होता कि एंड पे ये गाड़ी वापस होगी, और
लेसर को उम्मीद होती कि वो 2 लाख की एंड पे बेच ही लेगा गाड़ी। ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा क्योंकि रेंटल कैलकुलेशन में एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा, अभी बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लेसर ने 50 लाख की गाड़ी खरीद के लीज पे दे दी और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एसेट लेसर को आना है वापस, और लेसर का अंदाजा यह है कि एंड पे में 2 लाख का तो उसको बेच ही लूंगा। तो उसको लेसी से अब 50 लाख प्लस इंटरेस्ट पूरा करना है या 48 लाख? क्यों? क्योंकि 2 तो उसको मार्केट में बचा कुचा एसेट बेच के मिल जाएंगे। ये फिगर जितनी ज्यादा होगी लेसी को उसका फायदा है कि नहीं? क्यों? उसकी इंस्टॉलमेंट कम बनेगी। तो हो सकता है लेसी लेसर को कहे कि 2 लाख, अरे नहीं भाई ये 5 लाख का बिकेगा, मैं तो कहता हूं। लेसर क्यों यकीन करे लेसी पे? लेसी उसको गारंटी कर देगा। लेसी कहेगा मेरी तरफ से गारंटी 5 का बिकेगा बिकेगा, अगर ना बिका तो फिर लेसी अपनी जेब से पूरे करके देगा। इसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर बाय लेसी, और ये लेसी का कोई दोस्त यार भी कर सकता है। तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर बाय लेसी, और लेसी का कोई जानने वाला, और ये कोई और थर्ड पार्टी भी कर सकती है। हो सकता है वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर, चाहे लेसी गारंटी करे चाहे कोई और गारंटी करे, इसको कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेसर को उम्मीद है कि एसेट जब वापस आएगा तो 6 लाख का बिक जाएगा, ये उसको उम्मीद है, लेकिन उसको लेसी गारंटी कर रहा है 4 लाख की। लेसर का अपना अंदाजा 6 लाख का है, लेकिन लेसी ने कहा है कि ठीक है आप सोचते रहे, मेरी तरफ से 4 लाख पक्का है, अगर 4 लाख का ना बिका, सस्ता बिका तो मैं पैसे पूरे करके दूंगा। वैसे लेसर का अंदाजा है कि 6 का बिक जाएगा, तो इस 6 के अगेंस्ट गारंटी कितनी है? 4। ये है जीआरवी, और जितना पोर्शन गारंटी नहीं मिल सकी ये है यूजीआरवी। ये नंबर 7 और 8 पढ़ लें। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अभी नंबर 6 समझा लूंगा फिर बताता हूं। हाँ जी 7 और 8। ये 8 में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर गारंटी की है लेसर की रिलेटेड पार्टी ने तो वो अनगारंटीड कहलाएगी। ये मैं आपको नंबर 6 समझा लूं फिर इसकी बात समझ आएगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तय हुआ 7 साल, और लेसी ने एसेट 7 साल करना है यूज। अब इन 7 साल यूज करने पे जो लेसी लेसर को पे करेगा, हो सकता है लेसी एनुअल इंश्योरेंस दे 15,000। अच्छा इंश्योरेंस किसको पे होती है? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी अलग चीज है। अगर लेसी किस्त बैंक को दे भी रहा है और उसमें इंश्योरेंस के पैसे भी शामिल है तो बैंक रख रहा है अपने पास? नहीं, बैंक को पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। तो लेसी जो पैसे दे रहा है उनमें एक तो एनुअल इंश्योरेंस दे रहा है, फिर इसके अलावा वो एनुअल रेंटल दे रहा है 80,000 रुपए, 7 साल तक देगा। फिर उसके अलावा लेसी को कहा हुआ है कि ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो एंड पे एसेट खरीद सकता है, 50,000 और दे दे और एसेट रख ले। ये लेसी को कहा था। फिर इसके अलावा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एनुअल रेंटल है तो 80,000,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना महंगाई मैयर करने का एक तरीका होता है। ये सीपीआई शायद नाम सुना भी हो कहीं। ये महंगाई मैयर करने का तरीका होता है। इंडेक्स नंबर में कोई बेस ईयर होता है 100, उसके हिसाब से फिर महंगाई ईयर हो रही होती है। तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 80,000 हर साल देगा ही देगा, 15,000 इंश्योरेंस के देगा, अगर एंड पे खरीदना चाहे तो 15-50,000 और दे खरीद ले, और ये जो एनुअल रेंटल है ये बढ़ाया जा सकता है अगर सीपीआई इससे ऊपर निकल गया तो। इन सब के अलावा टोटल एक्सपेक्टेड आरवी थी, यानी अगर लेसी नहीं खरीदता तो एसेट वापस आ जाएगा। लेसर को उम्मीद है कि ये एसेट 6 लाख का तो एंड पे बिक ही जाएगा, ज्यादा हो गया, 40,000 का तो बिक ही जाएगा, ये भी ज्यादा हो गया, 70,000 का बिक जाएगा। और अगर 70 का ना बिका तो इसके ना किसी लेसी के जानने वाले ने गारंटी की है कि हमारी तरफ से 40 की गारंटी है, ना बिका तो हम जिम्मेदार हैं। हमने ना फाइनेंस लीज में पहले साल से कोई अकाउंटिंग चलानी है कोई अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग किसकी करनी है? लीज पेमेंट्स की। लीज पेमेंट्स में क्या शामिल है? लीज पेमेंट्स में वो पैसे शामिल हैं जो लेसी ने लेसर को देने। ये लेसी ने लेसर को देना नहीं, तो ये लीज पेमेंट्स में शामिल नहीं है। ये लेसी ने लेसर को देना, हाँ जी, ये लेसर को देना है। और ये 80,000 बढ़ भी सकता है, लाजमी बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है, 80 तो होगा ही होगा, ये अभी से तय है, बढ़ भी सकता है। और उसके अलावा लेसर को ये मिलना ही मिलना है एंड पे। अब आप लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन देखिएगा, पॉइंट नंबर 6, लेकिन ये जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है इसमें ना उतरिएगा। ये मैंने छाप तो दिया है, लेकिन ये काफी गहरी बात है, शौक में किसी ने पढ़नी हो तो पढ़ ले, वरना ये काफी गहरी बात है। लीज पेमेंट सारा पढ़ लें डब्बे के अलावा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा तो मैं रुक के बताता जाऊंगा। लीज पेमेंट्स आर दी पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर, किस लिए? फॉर राइट टू यूज एन एसेट। तो ये उसमें आएगा, क्यों? क्योंकि पेमेंट टू लेसर नहीं है, पेमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी है, तो लीज पेमेंट्स में आनी है पेमेंट टू लेसर। इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है उसमें? फिक्स्ड पेमेंट्स। फिक्स्ड पेमेंट का मतलब हर साल बराबर वाली को नहीं फिक्स कह रहे, फिक्स का मतलब है कि जिनकी अमाउंट तय हो गई है, यानी ये फिक्स का मतलब हर साल बराबर शर्त नहीं है, फिक्स का मतलब है अमाउंट तय हो गई, ये फिक्स है। अच्छा, ये थोड़ी बढ़ भी सकती है, इसको कहते हैं वेरिएबल। ये पार्ट बी है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए हो गया फिक्स्ड, फिर बहुत सारा डब्बा क्रॉस करें, अगले पेज पे आ जाएं, पॉइंट बी, ये पोर्शन वेरिएबल कहलाएगा। ये जो 80 से ऊपर जाना है ना, इसको वेरिएबल कहेंगे। नंबर सी, ये 50,000 की बात हो रही है। अच्छा, मेरी इस मिसाल में डी नहीं है, वैसे बता देता हूं, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि लेसी चाहे तो 4 साल बाद टर्मिनेट कर सकता है, बस थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, तो वो जो फीस देनी पड़ेगी वो डी में लिखा हुआ। किसको देनी होगी फीस? लेसर को देगा ना, तो ये डी में लिखा हुआ। तो लीज पेमेंट्स वो पैसे हैं जो लेसी लेसर को पे कर रहा है, क्यों? एसेट के लिए। ये नहीं है लीज पेमेंट, ये नहीं है। तो 4 चीजें हो गई। वो अमाउंट जिनकी तय है फिक्स लीज पेमेंट्स, जो उनसे ऊपर वाला अगर मगर वाला पोर्शन है वेरिएबल, अगर एंड पे खरीदने की ऑप्शन है तो जितने का खरीदना है वो, और अगर टर्मिनेट कराने की ऑप्शन है तो जो उसकी फीस देनी है वो। ये 4 चीजें शामिल हैं लीज पेमेंट्स के अंदर। जी मैं बताता हूं, ये 4 चीजें शामिल हैं लीज पेमेंट्स के अंदर। क्यों की वजह कुछ सवालों के बाद, अभी बगैर क्यों के इनमें ये फिगर भी ऐड होगी, ये नहीं, ये नहीं, ये। और वो भी तब अगर ये गारंटी लेसर को या तो लेसी ने की है, या लेसी के किसी जानने वाले ने, या किसी अनजानने वाले ने। अगर वो लेसर का जानने वाला हुआ तो फिर वो नहीं है जीआरबी। लीज पेमेंट्स में वो पैसे शामिल हैं जो लेसी लेसर को पे कर रहा है, जो 4 चीजें हैं, फिक्स लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, अगर खरीदने की ऑप्शन है तो वो, और अगर टर्मिनेट करने की ऑप्शन है तो जो फीस उसके लिए देनी। इनमें प्लस होगी जीआरबी। क्यों होगी वो सवालों के बाद, बस होगी। और ये सिर्फ तब होगी अगर आरबी गारंटी की है लेसर को, किसने? लेसी ने, या लेसी के जानने वाले ने, या किसी अनरिलेटेड थर्ड पार्टी ने। अगर वो लेसर का ही जानने वाला हुआ तो फिर उसको गारंटी काउंट नहीं करना। ये जो लीज पेमेंट्स के अंदर फिक्स लीज पेमेंट्स के नीचे डब्बा बनाया हुआ है, ये मैंने छाप तो दिया है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है, हस्बे तौफीक किसी ने पढ़नी हो पढ़ लेना, नहीं तो दफा करें। इनमें से लीज इंसेंटिव लेस हुआ हुआ एक लीज इंसेंटिव, ये आप देखें तो लीज पेमेंट की डेफिनेशन के बाद मैंने डब्बा बना के लिखा हुआ, बल्कि इस बड़े डब्बे के बाद लिखा हुआ लीज इंसेंटिव का एक छोटा सा डब्बा बनाया हुआ। ये समझाता हूं फिर पढ़िएगा। अगर गाड़ी किराए पे ले ली, लीज पे ले ली, तो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके लिए जो भी लीगल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो किसके जिम्मे हैं? लेसी के।
वो लेसी को खर्चा पड़ता है। घर किराए पे लिया है, एग्रीमेंट बनवाने का खर्चा मोस्ट प्रोबेबली किराएदार के सिर पड़ेगा। ये वो खर्चे हैं जो किराएदार ने करने करने हैं। अगर लेसर अपना बिजनेस चलाने के लिए लेसी को कहे कि मैं अपने जिम्मे ले लेता हूं, ये खर्चे हैं आपके, देखो मार्केट में सब लेसी अपनी जेब से करते हैं, मैं अपनी जेब से दे दूंगा, तो ये क्यों कर रहा है, क्यों मेहरबानी लेसर? गाहक बनाने के लिए ना, तो इसको कहते हैं लीज इंसेंटिव। तो इसको अलग एक्सपेंस कहने की बजाय ये लीज पेमेंट्स में से लेस होता है, इसको लीज इंसेंटिव कहते हैं। ये लीज इंसेंटिव का डब्बा पढ़ ले, और ये जो लीज पेमेंट्स में से लेस हुआ है, तो ये लीज इंसेंटिव ये चीज होती है। जी लीज पेमेंट्स। अच्छा एक सवाल लिखें, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 years, however lessee has an option, to extend lease, has an option to extend lease by 2 years, extend lease by 2 years. Annual lease rental 75,000. Residual value guaranteed to lesser. अच्छा अब ये दो हैं, एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये है 25,000, और एक है एट एंड ऑफ 7th ईयर 15,000, 15,000 रिक्वायर्ड है आपसे। टोटल लीज पेमेंट्स एस्टिमेटेड एट कमेंसमेंट ऑफ लीज, यानी शुरू में जो हम खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं, टोटल ग्रैंड टोटल एस्टिमेटेड एट कमेंसमेंट ऑफ लीज इफ पार्ट ए it is reasonably certain that lessee will exercise the option, or part B, there is uncertainty regarding exercise of option. बताएं।
जी, सिनेरियो ए में रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सटेंड करवाएगा, तो कितने साल तक चलेगी लीज? 7 साल तक। तो एक तो रेंटल मिलेगा कितना इंटू 7, 525। फिर उसके अलावा एसेट वापस आ जाएगा, और 7 साल बाद जब वापस आएगा तो जीआरवी कितनी जी? 15,000, 540। और सिनेरियो बी में अनसर्टेनिटी है, तो फिर लीज हम कितनी देंगे? 5। तो फिर आएंगी 75,000 इंटू 5, 375, और जीआरवी 25, 4 लाख। चलें और लिखें। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 साल, 6 इयर्स। और however lessee has an option to terminate lease. However, lessee has an option to terminate lease after 4 years. After 4 years. After 4 years by paying a penalty of 10,000. अच्छा, बेसिकली टर्मिनेशन की फीस है, वो आईएस ने इसको पेनल्टी कहा है तो इसलिए पेनल्टी कह रहा हूं मैं, वरना ये टर्मिनेशन की फीस है। बाय पेइंग पेनल्टी ऑफ 10,000। रेजिडुअल वैल्यू टू लेसर, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर 2 लिख लें। एट एंड ऑफ 4th ईयर, एट एंड ऑफ 4th ईयर 30,000, और एट एंड ऑफ 6th ईयर 20,000। एनुअल लीज रेंटल 80,000, 80,000। रिक्वायर्ड है टोटल लीज पेमेंट्स estimated at commencement of lease, if part A, it is reasonably certain that lessee will not exercise the option, the termination option, or part B, there is uncertainty regarding exercise of option. करें।
सिनेरियो ए में रीजनेबली सर्टेन है कि टर्मिनेट नहीं करवाएगा, यानी कितने साल चलाएगा, 6 साल। तो 80,000 6 इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे, और चूंकि 6 साल चलाएगा तो एंड पे जब वापस आएगा एसेट तो फिर जीआरबी कौन सी वाली, 20 वाली, 5 लाख। और सिनेरियो बी में लीज टाइम कितनी लें, 4, तो रेंटल्स आ जाएंगे 4 और जीआरबी 30, और वो पेनल्टी भी ऐड करें, लेकिन वो तो भी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं पेनल्टी देनी है कि नहीं देनी है, पता नहीं देनी है कि नहीं देनी, फिर क्यों ऐड कर रहे हैं। हम बेशक अनसर्टेन हैं, लेकिन हमारा लीज टर्म 4 साल लेना ये शो कर रहा है कि हमने मान लिया कि पेनल्टी देनी, इसलिए पेनल्टी ऐड करनी है। तो वो जो लीज टर्म की डेफिनेशन थी उसमें आप ये पॉइंट डी दोबारा पढ़ के देखें, पॉइंट डी जी, डी दोबारा पढ़े। पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन को कब ऐड करना है, इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स, यानी हमने जो लीज टर्म कैलकुलेट की है, हमारा वो लीज टर्म कैलकुलेट करना ये शो कर रहा है कि टर्मिनेशन हो जाएगी, तो जब हो जाएगी तो फिर पेनल्टी भी पड़ेगी, इसलिए ऐड होगा। अच्छा जी, अब आप देखिए अच्छा, ये मैंने ना एक पेज 5 के ऊपर एक डब्बा बनाया है, टाइप्स ऑफ लेसर, पेज 5 पे टाइप्स ऑफ लेसर एक डब्बा बनाया है, ये समझाता हूं। बैंक अगर गाड़ी लीज पे दे रहा है तो बैंक के पास गाड़ियां बेचता है बैंक, तो फिर कहां से आई उसके पास, वो मार्केट से खरीद के देगा, यानी टेक्निकली वो पैसे दे रहा है कि गाड़ी खरीद लो, उसके पास गाड़ी है नहीं, वो पैसा दे रहा है। अच्छा, जिस शोरूम से गाड़ी मिलती है वो शोरूम वाला गाड़ियां बेचता है, एज अ प्रोडक्ट बेचता है। अगर वो शोरूम वाला ही एक बिजनेस सेगमेंट ये खोल ले कि जिन्होंने पैसे देने हैं उनको कैश पे बेच दूंगा, जिनके पास पैसे नहीं है उनको फाइनेंस लीज पे दे दूंगा, तो अब उस लेसर के पास गाड़ी कहां से आ रही है, उसकी इन्वेंट्री है। तो ऐसे लेसर को डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर कहते हैं। जो बैंक है वो तो पैसे दे रहा है, उसको फाइनेंसर लेसर कहते हैं। फाइनेंसर लेसर मैंने खुद ही नाम दिया हुआ है, आईएस में फाइनेंसर का नाम नहीं है, लेकिन आईएस में डीलर मैन्युफैक्चरर का नाम है। तो लेसर 2 तरह के हैं, एक बैंक है जो गाड़ी खरीदने के पैसे दे रहा है, मार्केट से खरीद के दे रहा है, उसको मैंने नाम फाइनेंशियल लेसर दिया हुआ है। और एक वो लेसर है जो एसेट लीज पे वो वैसे भी एज अ प्रोडक्ट बेचा करता है, तो वो अपनी इन्वेंट्री उठा के लीज पे दे रहा है, तो उसको डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर कहते हैं। अगर खरीद के बेचता था तो डीलर है, बना के बेचता था तो मैन्युफैक्चरर है। चूंकि वो एज अ प्रोडक्ट बेचता है तो ये उसका बिजनेस है, और अपनी इन्वेंट्री से निकाल के वो फाइनेंस लीज पे दे रहा है, तो इसलिए वो डीलर भी है और साथ लेसर भी बन गया, मैन्युफैक्चरर भी है साथ लेसर भी बन गया। तो फाइनेंसर है और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है। एक कैलकुलेशन आप देखें, आप नंबर 10 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये समझ लें इधर, या लेसर जो एसेट लीज पे दे रहा है, ये जो मैंने मिसाल लिखी थी, जो एसेट लेसर लीज पे दे रहा है, आज उसकी जेब से खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ, खरीदा है, कल को इतने ही पैसे मिलेंगे या ज्यादा, तो फिलहाल ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, यानी वो एसेट उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कहते हैं इस एसेट के नसीब का लेसर को टोटल कितना रिकवर होगा। जो एसेट लीज पे दे रहा है वो एसेट कितने पैसे दे जाएगा लेसर को। इस मिसाल में ये सारे पैसे भी देगा और एंड में वापस आके कितने पैसे देगा, 70 या 40, उम्मीद कितने की है, 70 की। अरे 40 का तो वादा है ना, उम्मीद 70 की है। तो लेसर को इस एसेट ये पैसे रिकवर होने हैं, और जब एसेट वापस आ जाएगा तो मार्केट में बेच के कितने मिल जाने, 70। अब ये जो 70 है इसमें से 40 लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में शामिल हो गया, लीज पेमेंट की ये प्लस 40, तो उम्मीद तो उसको 70 मिलने की है, तो वो जो बाकी 30 है वो भी साथ मिला दे तो उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कहते हैं। यानी लेसर को जो टोटल पैसा रिकवर होगा इस एसेट से उसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। और फार्मूला देखें अगर, तो ये पैसे उसको लेसी से मिलने प्लस एंड पे 70 मिलना है, लेकिन 70 को 2 टुकड़ों में तोड़ दें, 40 और 30, तो 40 लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा बन गया, और साथ वैसे 30 मिला दें तो 70 पूरा हो जाएगा। तो ये होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अगर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाए तो उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। इससे अगली लाइन देखें, अगर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कहते हैं। एक सवाल लिखें बस लास्ट। जी मेंशन होना चाहिए, होना चाहिए। लीज टर्म 6 years, 6 साल। लीज रेंटल, अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारा पढ़ चुके हैं, आपको डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग मसला ही कोई नहीं है। लीज टर्म क्या कहिए, 6 years। लीज रेंटल पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, लीज रेंटल पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। और लीज रेंटल है फर्स्ट 4 years में 70,000 पर ईयर, 70,000 पर ईयर। और नेक्स्ट 2 years में 6 साल है ना टोटल, तो पहले 4 साल इंस्टॉलमेंट है 70,000 पर ईयर, और जो 5वां और 6ठा साल है उसमें इंस्टॉलमेंट है 50,000 पर ईयर। बार्गेन परचेज ऑप्शन, ये होती है सस्ता खरीदने की ऑप्शन। बार्गेन परचेज ऑप्शन है 25,000, 25,000। बार्गेन परचेज ऑप्शन है 25,000। डिस्काउंट रेट है 10%, 10% रिक्वायर्ड है आपसे। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एट कमेंसमेंट ऑफ लीज, NIL की फिगर निकाल दें। हाँ जी, अच्छा एक तो जो पहले 4 साल की इंस्टॉलमेंट है कितनी, उस 70,000 पे तो 4 साल की लग जाएगी एनविटी। उसके बाद जो 5वें और 6 साल में है आप उस पर एनविटी भी लगा सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। वो जो 5वें साल वाली है और वो जो 6ठे साल वाली है, इन पे एनविटी भी लगा सकते हैं। 2 ही थी तो मैंने 2 लिख लिए। और GIL में क्या क्या शामिल है, BPO भी है। अगर लेसी हमें पैसे देगा तो एंड पे ही देगा ना, बार्गेन परचेज ऑप्शन, तो इसकी भी पावर कितनी डिस्काउंटिंग, 6। क्या बना 295 272। ये हो गई नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अच्छा वैसे अगर GIL कैलकुलेट करें तो कितनी है, 70,000 के 4 हैं, 50,000 के 2 हैं और 25,000 का 1, 405।
यानी टोटल पैसे इतने मिलने हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिलीज है, नेट इन्वेस्टमेंट रिलीज है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी इनिशियल मेजरमेंट होती थी, और इफेक्टिव रेट की जिंदगी का मकसद क्या था? इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसको ओवर द पीरियड फैला देना। बिल्कुल वही चीज लीज में इंप्लिसिट रेट कहलाती है। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इफेक्टिव रेट का काम था ना, वही लीज में इंप्लिसिट रेट का काम है। तो मैंने आपको जो सवाल में 10% बताया था, वो एक्चुअली मैंने इंप्लिसिट रेट बताया था। अच्छा, अब ये सारी की सारी डेफिनेशन कैलकुलेशन मैंने अब करा दी, कल मैं इसकी अकाउंटिंग बताता हूं। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़।